कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव अब नहीं हैं। दुनिया को हंसाने वाले दुनिया को रुला कर चले गए। हर कोई उनके निधन से शोक में है, हर कोई गमगीन है। लेकिन जो उनके बहुत ज़्यादा करीब रहा और कहा जा सकता है कि राजू श्रीवास्तव ने जिनसे कॉमेडी सीखी और जिनकी एक्टिंग उतारी, जिनकी मिमिक्री की, उनके साथ जो है गहरा लगाव, गहरा जुड़ाव रहा है। सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर आरसी शर्मा जी हमारे साथ में हैं। राजू श्रीवास्तव जी ने पहली बार कॉलेज में सर की ही कॉमेडी उतारी थी, मिमिक्री की थी। सर की स्टाइल, चूँकि सर को वो कभी कहते थे कि आप देवानंद लगते हैं, तो कभी आपकी स्टाइल बहुत उम्दा लगती है। तो उस स्टाइल को लेकर जो है राजू श्रीवास्तव जी अपने छात्रों के बीच, अपने साथियों के बीच में मिमिक्री किया करते थे। और एक बार पकड़े गए तब जो है ये बात सामने आई कि राजू श्रीवास्तव जी सर की मिमिक्री कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो वाक़या हुआ वो तो सर से ही पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले कि भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि सर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, बहुत ज़्यादा लगाव था। तो सर, आपके गुरु और शिष्य की कैसी केमिस्ट्री थी राजू श्रीवास्तव जी के साथ? सबसे पहले मैं अपने राजू के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा भाव विभल हो रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जो अजीत सक्सेना जी, वो निरंतर मुझे पर डे मुझे 2 बार उनके बारे में सूचना दिया करते थे। जब कल सूचना कोई उनकी नहीं आई तो मैंने उनको टेलीफ़ोन किया, तो उन्होंने जब ये समाचार दिया तो मैं हतप्रभ रह गया। मैंने कहा, अजीत ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बोले कि नहीं सर, अपना राजू चला गया। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं कुछ किंकर तो विमूढ़ सा हो गया। मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहा था, मैं किसी से कह भी नहीं पा रहा था। मेरे घर वालों ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? तो मैं अपने मुंह से ये शब्द नहीं निकाल पा रहा था कि मेरा राजू आज इस दुनिया में नहीं है। राजू ने बहुत संघर्ष किया। मैंने तो यही समझा कि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु अंतिम दम तक लड़ा, और उसी तरह से हमारा राजू भी एक वीर अभिमन्यु की तरह इस जीवन के रण क्षेत्र में निरंतर वो संघर्ष करता रहा। लेकिन हम लोग अपने सनातन धर्म की भाषा में यही कहते हैं कि जो प्रभु को मंजूर होता है या प्रभु को जो अच्छे लगते हैं, प्रभु उनको आमंत्रण देता है, प्रभु अपने पास बुला लेता है। और राजू आज हमारा इस दुनिया को छोड़कर उस लोक में चला गया जहाँ प्रभु को भी इंतज़ार है, प्रभु को भी एक उनका दरबार है, और प्रभु के दरबार में भी बहुत देवदूत हैं, उनको भी हंसाना है, उनको भी गुदगुदाना है। तो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता समझी, ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि हम यहाँ सभी लोग बिल्कुल अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार मेरा राजू कहाँ चला गया। बहुत तकलीफ़ है। हमको क्या, इस विश्व के शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जिसमें कि राजू का आज शोक संदेश चारों तरफ से नहीं दिया जा रहा हो, या शोक संवेदनाएं व्यक्त न कर रहा हो, या आज वो अपने घर में बैठ कर के अपने शोक संतृप्त न हो। ये हो नहीं सकता। आप देखिए कि दुनिया को हंसाने वाला, उसने सबको गुदगुदाया। कोई भी जब उसका एक कॉमेडी का कोई भी चैनल देख लेता था तो मैं समझता हूँ कि शायद उसको पेट ही पकड़ना पड़ता था। ऐसी प्रतिभा थी हमारे राजू श्रीवास्तव में। लेकिन आज वो हंसाते हंसाते, हम लोगों को गुदगुदाते गुदगुदाते आज इस दुनिया से चला गया, और हम सब लोगों को रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ गया। कॉलेज में सर बहुत सारे साथ छात्र थे और रहते भी हैं, लेकिन कैसे अकेले पहचान आई राजू श्रीवास्तव की कि यही राजू श्रीवास्तव है, और फिर ये राजू श्रीवास्तव जो है बुलंदियों तक पहुंच गए? दरअसल
वो स्वभाव से बड़ा नटखट, बचपना उसके अंदर मौजूद था। मैं अपने क्लासरूम से मैं केमिस्ट्री लैब की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक कमरे में बड़ा शोर हो रहा है और लड़के काफ़ी मतलब हुटिंग कर रहे हैं। तो मैं, ये किस सन की बात होगी? लगभग 79-80 की बात है। 79। तो मैंने जाकर के क्लास में जब झाँक कर देखा तो ये वहाँ पर ये राजू वहाँ अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा था और हम अध्यापकों की भी मिमिक्री कर रहा था। तो जाकर के मैंने देखा तो एकदम वो शांत हुआ। मैंने उसको वहीं उसी क्लासरूम में उसको बुरी तरह से उसको डांटा। जब मैंने उसको डांटा तो बड़ी गंभीरता से वो मेरी तरफ देखने लगा और ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरी इस डांट का कुछ जवाब देना चाहता है, लेकिन शब्दों से नहीं, वो कुछ करके दिखाने की उसके अंदर एक जज्बा लग रहा है, ऐसा मुझे उसकी आंखों से लगा, महसूस हुआ। और बाय द वे वो आगे अपनी मेहनत के बल पर बॉम्बे पहुंचा। बॉम्बे में उसने बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करते करते आज वो हमारे देश का ही नहीं, हमारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक चमकता हुआ सितारा बन गया। जब वो चमकता हुआ सितारा बन गया, कानपुर आगमन हुआ। कानपुर आगमन के बाद में वो मेरे पास मेरे घर आया और उसको मैंने जब देखा तो मुझे लग रहा था कि उसकी आंखें मुझसे पूछ रही हैं कि गुरुजी जो आपने डांटा मुझे उसका आप क्या परिणाम पा रहे हैं। मैं समझ गया कि राजू आज क्यों आया है, क्या कहना चाहता है, मैं समझ गया। मैं भाव विवल हो गया और उसको मैंने गले लगा लिया। मैं आंखों में मेरे आंसू आ गए, राजू की भी आंखों में आंसू आ गए। ये किस सन की बात होगी जब आपके घर आए थे? ये लगभग मेरे 92-94 की बात है। अच्छा। लगभग इस पीरियड में। 90। हाँ जी जी तो ये इस तरीके से जो है राजू का, जी। क्या कहें, राजू के तो किस्से इतने हैं कि कि अनंत है कि हम उनके बारे में क्या क्या हम बता सकते हैं। कौन सी वो स्टाइल थी जो आपकी मिमिक्री उन्होंने की थी? अरे वो एक्चुअली क्या था कि उस वक्त मुझे थोड़ी सी स्पॉन्डिलाइटिस हो गई थी। जी। तो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से क्या कि मेरी गर्दन नहीं घूमती नहीं थी। तो अब वो जाकर के वहाँ पर कि गुरुजी, उसने आज तक चैनल में भी जो आपकी अदालत में आता है रजत शर्मा जी के कार्यक्रम में, उसने वो मेरी वो बताई भी है कि सर के गर्दन से ऐसे घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये उसके हास प्रयास चलते ही रहते थे। बड़ा नटखट था, बहुत शैतान था। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि शायद वो ज़मीन से उठा और अपने अंतिम सांस तक भी वो ज़मीनी स्तर पे ही रहा। गरीबों की हेल्प करना तो वो अपना एक कर्तव्य समझता था। जी। कहीं भी उसने देख लिया कि हाँ कोई गरीब है, रास्ते में चलते वक्त किसी को मदद करना, ऐसा इंसान धरती पे बहुत कम पैदा होते हैं, राजू श्रीवास्तव जैसा। जी जी। द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम उनके घर के आसपास तक भी गई थी, तो सभी बता रहे थे कि किसी के घर पे आग लग गई तो वहाँ मदद करना, किसी के घर पे खाने पीने को नहीं है और उनको जानकारी मिली तो वहाँ भी मदद करना। ये उनके एक्चुअली स्वभाव में था। ये उनके पूरे परिवार में ये संस्कार ही बहुत अच्छा संस्कार है। इनके जो पिताश्री थे, बलई काका जो कहते हैं, वो बहुत बड़े कवि थे। वो भी बहुत संवेदनशील हृदय के थे और ये छाप मैं सोचता हूँ कि परिवार के उनके सभी सदस्यों में है कि चूँकि उन्होंने खुद गरीबी देखी है, उस गरीबी स्तर से उठे हैं, तो वो जानते हैं कि इन लोगों की क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को उसने जीवन में आत्मसात किया। और जब भी कभी उसने किसी निरी मेहनतकश किसी को देखा और उसने देखा कि हाँ ये इनको चाहत है कुछ आगे उठने की, कुछ करने की, तो उसने हमेशा दिल खोल करके उसने मदद किया। चाहे वो दिल्ली से, चाहे वो उसने बॉम्बे से चेक भेज के किया हो, चाहे भरी कानपुर में किसी से कह दिया हो कि जाओ उनके घर में जाकर के उनको धन से और तन मन से उनकी सेवा करो, तो वो अपनी टीम को यहाँ पर एक कानपुर में रखते भी थे किसी को मदद करने के लिए। जी। तो ऐसा देखा जा सकता है या कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी कभी ज़मीन नहीं छोड़ी और ज़मीन से जुड़ाव, अपने कनपुरिया अंदाज से जुड़ाव, अपने सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से जुड़ाव, अपने टीचर से जुड़ाव वो बना रहा। क्योंकि जब लोग बड़े स्तर पर चले जाते हैं तो कई बार इन चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन वो देखिए, मैं राजू श्रीवास्तव तो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर थे और ज़मीनी स्तर के लोगों से बड़ा लगाव से बात करते थे। और चाहे उनके सामने चाहे करोड़पति खड़ा हो, चाहे एक भिखारी खड़ा हो, वो दोनों में कोई विभेद नहीं करते थे। ये उनके
मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा थी। और मैं तो एक संदेश देता हूँ, इस समाज को भी देता हूँ कि जो हमारे राजू के अंदर ये इस तरह का जो गुण था, ये समाज की हर व्यक्ति के अंदर आने चाहिए। उनको संवेदनशीलता रखनी चाहिए। समाज के जो निर्बल वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, उनके प्रति उनको बहुत संवेदनशील होकर के उनकी मदद करनी चाहिए। ये राजू श्रीवास्तव ये संदेश दे के गए हैं हमारे भारतवासियों को, यहाँ के लोगों को। क्योंकि यहाँ देखा गया है कि लोगों के पास थोड़ा पैसा आता है, वो ज़मीन से ऊपर उठने लगते हैं, लेकिन मेरा राजू हमेशा ज़मीन पर ही पैर रख के चलता है। मैं इस संबंध में मैंने एक कविता बनाई थी। मैं उस कविता के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने भारतवासियों को, अपने उन लोगों को जिन्हें थोड़ा मिला और वो उड़ने लगे हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। एक मैंने बहुत पहले एक कविता बनाई थी, उस कविता की 2 लाइनें इस प्रकार से हैं। मेरी क्षमता अभी धरातल पर चलने की है, मेरी क्षमता अभी धरातल पर चलने की है। आसमान में उड़ने के लिए अपनी बाहों में पंख नहीं लगा पाया हूँ, और यदि पंख मिल भी गए तो उड़ूँगा, ज़रूर उड़ूँगा, लेकिन धरती को छू छू कर, क्योंकि आसमान से गिर जाने का भय मेरी आत्मा में समाया हुआ है। तो मेरे भाइयों, आप देखिए पक्षी भी जब उड़ते हैं कितनी ऊंची उड़ान करते हैं, लेकिन उनकी नज़र कहाँ रहती है? धरती पर। धरती को स्पर्श करके चलो, धरती को मैया को प्रणाम करके चलो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, खूब तरक्की होगी, आप सरसब्ज रहेंगे, आपको किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी। लेकिन माँ को प्रणाम करो, उस माँ को प्रणाम करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ये मेरा संदेश है आज की युवा पीढ़ी के लिए। जिस तरह की आपकी भावना है और कविता की 2 पंक्तियों से ये महसूस हुआ, तो मुझे लगता है ऐसे टीचर का छात्र जो है कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता। और ये कॉलेज टाइम पे ही आप लोगों ने पकड़ लिया था कि राजीव की ऊंचाइयां जो है, बुलंदियां जो हैं, वो बहुत ऊपर जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि हमारा जो छात्र है कि वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। कई क्षेत्र है, अब उसने अपने इस क्षेत्र में उसने अपना ये एक मेहनत किया और उसने उस मुकाम को पाया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने। मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ आपका इंटरेस्ट आपका डाइवर्ट हो रहा है, आप उसमें गहनता से आप इंटरेस्ट लीजिए और उसमें आप पारंगत बनने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी क्षेत्र आप पकड़ेंगे उसमें आप महारत हासिल करेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा आपको दिल से आपको लगन करनी होगी। कॉलेज टाइम पे कभी आए हों आपके कॉलेज में, जब आप पढ़ाते रहे, प्रिंसिपल भी रहे हैं आप? हाँ, एक बार मैं और हमारे जो कॉलेज के प्रधानाचार्य जी थे श्री राम लखन भट्ट जी, हम कॉलेज के समस्याओं संबंधी ही वार्ता कर रहे थे। तो मैंने अचानक खिड़की से देखा कि छुट्टी हो चुकी है और ये आ कौन रहा है। तो हमारे प्रधानाचार्य जी कहते वो समय ये कौन है, कॉलेज बंद चला, ये कौन आ रहा है, देखिए अपने बच्चों को लिए हुए। तो मैं आगे निकला, जब आगे निकल के देखा तो देखे तो राजू श्रीवास्तव अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जो 2 बच्चे हैं इनके, आज जो बड़े युवा हो गए हैं, होनहार बच्चे हैं, उनको लेकर के वो दिखाने के लिए आया था। और ये बच्चों को बता रहा था कि देखो बेटा, मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, देखो वो है मेरा क्लास, इस क्लास में मैं बैठता था, ये मेरा ये पूरा कॉलेज का परिसर है। ये इस तरह से बच्चों को है। तो फिर हमने उससे कहा कि बेटा एक दिन तुम ऐसा करो, हमारी प्रेयर की असेंबली में आइए, तो सब लोग तुमको देख करके बड़े खुश होंगे। खैर वो उसने कहा कि सब ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने भाइयों के सामने आऊँगा। खैर वो 1-2 दिन बाद वो हमारे प्रेयर के टाइम पर आ गया। फिर प्रेयर के टाइम पर जब आया तो चूँकि राजू बहुत पॉपुलर हो चुके थे, एक राजू राजू करके नारे पूरे हमारे प्रांगण में गूंजने लगे। फिर राजू ने वहाँ खड़े होकर के संबोधन किया और उन्होंने अपने 2-4 मिमिक्री के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन किया और उन्होंने खूब वाहवाही लूटी। और हम सब अध्यापकों ने एक साथ मिलकर के उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि राजू तुमको अभी बहुत आगे बढ़ना है। और मेरा राजू इसमें कोई शक नहीं कि आज बहुत आगे बढ़ा, लेकिन क्या कहें इस वक्त को, क्या कहें ईश्वर की इस विधान को कि ऐसा होनहार बालक जिसकी ज़रूरत थी हम सब लोगों की, ईश्वर ने शायद आवश्यक समझा होगा अपने लिए, उसको यहाँ से बुला लिया। जी, मुझे लगता है कि अब जो है वो अनंत में विलीन हो गए हैं और वहाँ जाकर, जैसे आपने बताया कि वहाँ पर भी हास्य की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर भी गुदगुदाएंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी रो नहीं सकता। देखिए,
ऐसा नहीं कि वो केवल जब मंच पर जाकर के ही ये कार्यक्रम करता हो, हंसाने का, गुदगुदाने का। वो तो चलते फिरते में अगर उसके साथ में मान लो कार में बैठे हुए हैं या उसके साथ चल रहे हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करता जाएगा, कोई एक्शन जरूर करेगा ताकि हम लोग हंसते हुए उसके साथ चलें, गुदगुदाते हुए साथ चलें। ये उसकी सामान्य उसकी प्रवृत्ति थी। वो लोगों को हंसाने का काम किया ही करता था। ये ईश्वर ने उसको एक वरदान दिया था कि जाओ बेटा, इस धरती पे तुमको लोगों को जो रोते हैं, उदास हैं, परेशान हैं, जाओ उनको हंसाओ, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है हंसने का, मुस्कुराने का, लेकिन तुमको हम ये काम दे रहे हैं। और बखूबी से ईश्वर ने जो उपहार दिया उसको, उसने बहुत बखूबी अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। मुझे लगता देवताओं ने ही उन्हें भेजा था धरती पर, जैसे आप कह रहे हैं कि जाओ और लोगों को गुदगुदाओ। एक मैं ये देख रहा हूँ सर, यहाँ पर एक हैट है और ये रखी हुई, इसका कारण मैं जानूँगा। और कई बार ये देखा भी है इंटरव्यू में भी कि आपकी स्टाइल के वो बड़े कायल होते थे, आपके चश्मे लगाने के, आपके कैप लगाने के, आपके अंदाज को देखकर। और वही अंदाज मुझे लगता है कि वो शुरुआती दौर का था और आपकी कॉपी करके, आपकी मिमिक्री करके जो है वो हिट हुए और इतने हिट हुए कि वो सारी दुनिया में छा गए। दरअसल हुआ ये कि ये अभी 2-3 महीने पहले मोती झील में कोई कार्यक्रम था, तो सर्किट हाउस आए हुए थे। तो सर्किट हाउस से उसने टेलीफोन किया कि सर मैं बहुत व्यस्त हो गया, चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि सर आप मुझे दर्शन जरूर दें, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं, गाड़ी मत भेजो, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैं चश्मा नहीं लगाए हुए था, न हैट लगाए हुए था। तो जैसे उसने देखा कि गुरुजी नहीं चश्मा लगाइए पहले, तो उसको बड़ा इसका था कि हमारे गुरुजी चश्मा लगाते हैं। तो मैं उसको ये साक्षी मानते हुए कि मेरा राजू देख रहा होगा कि मेरे गुरुजी चश्मा लगा रहे हैं और ये हैट लगा रहे हैं, मैं उसी की ही पसंद के हिसाब से मैं चश्मा और ये हैट लगा करके मैं उसको याद कर रहा हूँ, उसको मैं नमन कर रहा हूँ। जी, ये एक बहुत दिल का जुड़ाव था, जैसा आप बता रहे हैं। मुझे लगता है 20-30 साल की गैप के बाद और तुरंत आपको देखा और आप देखने के बाद बोले कि आपने कैप और चश्मा नहीं लगाया, तो ये बहुत नज़दीकी रिश्ता था, जुड़ाव था, दिल का जुड़ाव था, जिसे भुला पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी वो कानपुर आया, चूँकि उनका ओहदा काफ़ी ऊंचा था, लेकिन उनकी कार्यशैली से उन्होंने कभी भी किसी को ये एहसास नहीं कराया कि हम किस ओहदे पर हैं। जब भी कभी कानपुर आया तो एक बार टेलीफोन करके इसने ज़रूर जानना चाहा कि सर आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। तो कुशल क्षेम हमेशा वो लेता था। और यहाँ तक कि मैंने पिछली बार भी मैंने बताया आप लोगों को कि भी 2-3 साल पहले मुझे हार्ट का दौरा पड़ा। उसको जानकारी हो गई कि सर को हार्ट अटैक का दौरा हुआ है। उसने केवल ये जानकारी ले ली कि वो किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो मैं दिल्ली में एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में गया। मेरे पहुंचने से पहले ही उसने, राजू ने, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे जेडएस मेहरबाल, उनको टेलीफोन किया कि देखिए हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आप उनकी कोई भी कसर मत छोड़ना। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि डायरेक्टर साहब ने मुझे वेलकम किया और उन्होंने, जो मैं 18 दिन रहा, 18 दिन मेरी जो वहाँ के डॉक्टर लोगों ने जो मेरी केयरिंग की, वो वाकया किसी वीआईपी से कम नहीं थी। और राजू बॉम्बे से ही मेरा हालचाल डेली लेता था, डॉक्टर से पूछता था कि मेरे गुरुजी कैसे हैं। ये मानवीय गुण थे और ये मानवीय गुण मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि गुरु के रूप में था, मेरे साथ कुछ अधिक होगा, लेकिन ये फ़र्ज वो सभी के साथ निभाने की दक्षता रखता था। उसकी एक प्रवृत्ति थी कि मेरा शरीर किसी के जितना काम आ सके आना चाहिए। जी, मैं देख रहा हूँ कि आप पल पल में भावुक होते जा रहे हैं और आपका गला भी रुंध रहा है, शब्द कहना मुश्किल है। आपके चेहरे की फीलिंग्स को भी मैं समझ सकता हूँ। तो एक गुरु जो होता है वो अभिभावक की तरह होता है, पेरेंट्स की तरह होता है, माता पिता की तरह होता है। तो राजीव जी की पत्नी उनके बच्चों के लिए 2 शब्द ज़रूर बोलें जिससे संबल प्रदान हो, जिससे वो अपने आप को मजबूत समझ सकें और आगे जीवन में बढ़ सकें। देखिए, मैं राजीव की पत्नी
और उनके बच्चों के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हालांकि नारी अपने पति की सेवा करती है और पति सेवा को अपना धर्म मानती है, लेकिन राजू की पत्नी ने जो समर्पण दिखाया, उनके बच्चों ने जो समर्पण दिखाया, उन्होंने एक नज़ीर दी है कि हम भारतीय स्त्रियों को या हमारे जो बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप की केयरिंग कैसे करनी चाहिए। राजू ये भी एक मंत्र दे के गया है हमारी आज की युवा पीढ़ी को, और हमारी बेटियां हैं उनके लिए संदेश दे के गया है। सर ने तमाम बातें कही हैं और इन सब बातों से ये समझ में आ रहा है कि दुनिया को हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव जी में मानवीय गुण बहुत था। और इसीलिए चाहे सर हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए हों और चाहे फिर कहीं पर भी कोई छोटा मोटा काम करने के लिए राजू श्रीवास्तव जी को फ़ोन किया हो, तो उन्हें एक गुरु का जो है आशीर्वाद मानकर राजू जी ने उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश की और हर हाल में अपने गुरु और शिष्य का जो के बीच का कर्तव्य था उसको निर्वहन करने का काम किया था। ये वो ऐसा मकान है जहाँ राजू जी के कदम पड़े, राजू जी आएँ। तो मैं आप सबको दिखाना भी चाहूँगा और सर की भी स्टाइल ज़रा दिखाना चाहूँगा, जिस स्टाइल को लेकर जो है राजू श्रीवास्तव जी आगे बढ़े और उनके सर के स्मार्टनेस पर जो कायल थे उनको लेकर आगे बढ़े और यहीं से वो जो है आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर सर की एक अलग स्टाइल है और एक अलग अंदाज है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आप दिखा सकते हैं, जब एज ए प्रिंसिपल सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में सर थे तो किस स्टाइल में, किस अदा में बैठते थे, उनके फ़ोटो खिंचवाने का भी जो है एक अलग अंदाज़ था। ये एक फोर्स जैसे लग रहा है कि एक फ़ौज की सिपाही की तरह सर लग रहे हैं। तो ये मैं इसलिए आरसी शर्मा सर के ये सारी पिक्चर्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन्हीं को देखकर, सर को देखकर पहली मिमिक्री जो है टीचर्स की थी। और जब उन्होंने प्रिंसिपल ने क्लास में बुला लिया था और बोला था कि तुमने क्या किया, तो ऐसा राजू जी आपकी अदालत में जो है वो उन्होंने बताया भी कि जब प्रिंसिपल को बताया गया तो फिर जो है वो भी मुस्कुरा गए, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, उनके चेहरे पर भी जो है एक हंसी सी आने लगी और उन्होंने भी बोला अच्छा जाओ जाओ जाओ। तो यानी डांटने के लिए बुलाया गया राजू श्रीवास्तव को, लेकिन जब उनकी मिमिक्री उनको अच्छी लगी तो वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह गए। तो ये पूरा एक ऐसा रूम है जहाँ पर राजू श्रीवास्तव जी बड़े इत्मीनान के साथ सर के साथ बैठे और सर के साथ बातचीत की, हालचाल लिया, कुशल क्षेम लिया। तो हर यादें कानपुर से जुड़ी हैं, हर यादें सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, हर यादें राजू जी की आरसी शर्मा सर के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बहुत करीब से राजू श्रीवास्तव जी को जाना पहचाना। क्योंकि हर कोई कह रहा है कि राजू श्रीवास्तव उम्दा हास्य कलाकार थे, ये बात, लेकिन सर ने जो 2-3 बातें कही मुझे लगता वो अभी तक जो है लोगों तक नहीं पहुंची। और वो वही कि राजू श्रीवास्तव के अंदर बहुत बड़ा मानवीय गुण था। वो कभी भी अगर जानते थे या उन्हें कोई पता चलता था तो वो तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते थे और एक साहसी व्यक्ति भी थे, ये भी बात बताया। और बच्चे परिवार को जैसे बताया सर ने कि सभी ने बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करें। सच में कि आपके साथ ये मौसम बहुत सुहाना था, आपके साथ ये मौसम बहुत सुहाना था, आपके बाद ये मौसम बहुत रुलाएगा, आपके बाद ये मौसम बहुत रुलाएगा। सच में राजू भैया तुम बहुत याद आओगे। कानपुरिया स्टाइल, कानपुरिया अंदाज और इस कानपुर को देश नहीं दुनिया तक पहुंचाने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया। ये कानपुर कभी नहीं भूल पाएगा, आपको कभी नहीं भूल पाएगा। यहाँ के जर्रे जर्रे में आप समाये हैं, यहाँ की माटी में आप समाये हैं, यहाँ की हवा में, वादियों में, मौसम में, माहौल में, सब जगह आप समाये हैं। आपको कैसे कानपुर भूल पाएगा। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन।